हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाथ फाइंडर क्लासेस। तो ये हमारा क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सॉरी। और हमने इससे पहले, इस वीडियो के पहले यानी इस क्लास के पहले हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया है पहले ही। यानी कि हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसे हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। और ये हमारा क्या है, चौथा चैप्टर यानी कि फोर्थ चैप्टर है। तो ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर का नाम है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। आपको मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमारा एक और चैनल है, अयान स्टडी क्लासेस, ओके। ये चैनल को भी यूट्यूब पे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे सबसे पहले जाए, ओके। तो चलिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं आप। तो दोस्तों, ये क्या है, ये चैप्टर है जलवायु। क्या है, जलवायु, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। और जलवायु क्या होता है, हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। सॉरी, एक मिनट की गलती हो गया। तो क्या बोलते हैं इसको, हम क्लाइमेट बोलते हैं। आपने सुना होगा मौसम के बारे में, 2 नाम सुना होगा, एक मौसम और दूसरा आपने सुना होगा जलवायु। इस दोनों में डिफरेंस होता है। मौसम क्या होता है, ये मौसम क्या होता है, ये होता है दिन प्रतिदिन बदलने वाला जो हमारा कंडीशंस होते हैं इन्वायरमेंट का, वो हमें मौसम बोलते हैं। जैसे कि आज बरसात हो गई, कल धूप हो गई, ये मौसम हो गया। लेकिन सालों भर जो एक एवरेज मौसम होता है ना, यानी कि जहाँ की सालों भर की एक एवरेज मौसम को निकालते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि जम्मू एंड कश्मीर में आप जाइएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, सालों भर एक ही जलवायु रहती है, वहाँ पे ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ की जो जलवायु हम बोलेंगे वहाँ पे क्या है, वो शीत ऋतु जलवायु है वहाँ पे, ओके। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि इसके पहले हमने 2 अध्याय पढ़ा है, और जैसे कि हमने देखा है कि किसी क्षेत्र की जो प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यकता 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं कि अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। अब जैसे कि देख सकते हैं कि हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, आखिरकार हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, आपको यहीं पे देखना है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मौसम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें गर्मी, जाड़े, बरसात, इस सब के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी ना, हम इसमें ये सब चैप्टर को, यानी कि इस पॉइंट को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसे कि दे रहा है यहाँ पे कि मई के महीनों में तो हम क्या करते हैं, इतनी गर्मी होती है कि हम जो कॉटन का कपड़ा होता है उसे भी हम पहनना क्या करते हैं, मुश्किल हो जाता है, यानी गर्मी इतनी पड़ती है। और दिसंबर के महीने में हम क्या करते हैं, कपड़े पे कपड़ा पहनते हैं, यानी कि हम वहाँ पे ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो देख सकते हैं कि यही हमारा कंडीशन जो बदल रहा है ना, हम इसे ही जलवायु कहते हैं। या जब जून एवं जुलाई में क्या होता है, वर्षा क्यों होती है, आखिरकार ये जून और जुलाई में वर्षा क्यों हो जाती है, इन सभी प्रकार के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके क्या करेंगे, हम इसमें पूरी तरीके से कम्प्लीटली हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए बातों को, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक, क्या है, 30 वर्ष से अधिक में मौसम की जो अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या है, जलवायु है। कुल योग क्या है, जलवायु है। यानी कहने का मतलब है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, अब लंबे समय अवधि का मतलब क्या हो गया, 30 वर्ष से अधिक में मौसम की जो अवस्थाओं तथा विविधताओं का जो कुल योग होता है, हम उसे ही क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। लंबे समय होता, मौसम क्या है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ये क्या बताता है कि एक समय में, किसी एक विशेष समय में किसी एक क्षेत्र की वायुमंडल की जो अवस्था होती है उसे ये बताता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्ष यानी कि जो वर्षण एक ही होते हैं, क्या होते हैं, वर्षण एक ही होते हैं। अब जैसे कह रहा है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की जो अवस्था होती है वो प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती रहती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मौसम होती है दिन प्रतिदिन बदलने वाली चीज़ होती है, और जो जलवायु होता है ये बहुत दिनों तक यानी कि सालों भर का एक
एवरेज हम औसतन मौसम निकालते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। लेकिन आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग क्या होता है, एक समान ही बनी रहती है। क्या होता है, कुछ सप्ताह तक, कुछ महीनों तक वायुमंडलीय जो अवस्था होती है लगभग एक समान ही बनी रहती है। अब जैसे कि दे रहा है कि जैसे दिन में गर्म या ठंडे, हवादार या शांत असमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र एवं शुष्क हो सकते हैं। या तो बादल से घिरा होगा वो दिन, या तो ज़्यादा आर्द्र हो सकता है आपका, या शुष्क हो सकता है। ओके, यानी कि ये सारे कंडीशंस एक दिन में आपके बन सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि महीनों के औसतन वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म, शीत, या ग्रीष्म बोलो या शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। यानी क्या करते हैं हम, महीनों के औसतन वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर, किस आधार पे, वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को हम किस में बांटते हैं, हम ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, या हम उसे वर्षा ऋतुओं में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि दे रहा है कि विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में क्या किया गया है, बांटा गया है। विश्व जो है वो क्या है, अनेक जलवायु प्रदेशों में क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। ओके, और जलवायु अब मान के चलिए कि कहाँ की जलवायु कैसी है। अब प्रदेशों को तो बांट दिया गया है, लेकिन हर जगह की जलवायु तो अलग अलग है, तो उसी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मानसून शब्द है की जो उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द से हुई है। किसे, अरबी शब्द एक मौसम है। अरबी शब्द क्या है, एक मौसम अरबी शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ वैसे मौसम होता है। ओके मित्रों, तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो मानसून शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति अरबी शब्दों से हुई है, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है मौसम, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे मित्रों, मौसम होता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कि मानसून का अर्थ क्या है। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। आप देख सकते हो, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, यानी कि जो ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है एक साल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। तो चलिए मेरे मित्रों अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे कि दिया हुआ है कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी है। ओके, और यहाँ पे एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, और सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। क्या है, प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। अब देख सकते हो मेरे मित्रों कि हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में, इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। ओके, किस प्रकार की भिन्नता है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गर्मियों में क्या होता है कि राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान क्या होता है, लगभग 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। आप देखते हो गर्मी के माहौल में कि राजस्थान का जो टेम्परेचर है दिन में वो 50 सेंटीमीटर से अधिक पड़ जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ पे। और आपको पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगता है, तो आप समझो कि बस आधा ही न कम है, तो समझ सकते हो कितनी गर्मी होगी। जम्मू कश्मीर की जो पहलगाम है, एक जगह है पहलगाम में, तापमान क्या होता है, 20 डिग्री रहता है। गर्मी के दिन में यहीं पे 20 डिग्री तापमान रहता है पहलगाम में, और यहाँ पे देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ जाता है। सर्दी की रात में जम्मू एंड कश्मीर जो एक द्रास जगह है, द्रास जो कि भारत की सबसे ठंडी है, द्रास का जो तापमान है वो कितना होता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जबकि तिरुवनंतपुरम, एक केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ यह क्या होता है, 22 सेंटीमीटर तक रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आप मिला सकते हो यहाँ पे कि 65 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे डिफरेंस है। तो देख सकते हो मेरे मित्रों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तिरुवनंतपुरम है, ये तिरुवनंतपुरम में कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है,
और यही जो जम्मू एंड कश्मीर में कि द्रास एक जगह है, वहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या दे रहा है कि अब वर्षण यानी कि वर्षा की ओर ध्यान दे तो वर्षा के यानी कि रूप तक प्रकार ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी क्या होता है, भिन्नता होता है। और हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिम के रूप में क्या, ये जो वर्षा होती है ये हिम के रूप में, बर्फ के रूप में वहाँ पे होती है, तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। क्या होता है, हम इसे वर्षण बोलते हैं। वर्षा के रूप में, पानी के रूप में होगा तो वर्षा, और उधर हिम के रूप में होता है। अर्थात यानी कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि वार्षिक वर्षण की जो भिन्नता मेघालय में कितनी होती है, 400 डिग्री सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश हो जाती है वहाँ पे। लेकिन लद्दाख एवं पश्चिमी जो राजस्थान है ना, वहाँ पे मात्र 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेंटीमीटर तक ही बारिश होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि मेघालय के जो मासिन राम है, चेरापूंजी, वहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होता है, 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। अब मेरे मित्रों यहाँ पे देखो कि देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। आप ले लोगे तो जून से लेकर और सितंबर तक क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे कि तमिलनाडु तट पर क्या होता है, अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। आखिरकार ये अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है, जब मौसम यानी कि जो हमारा जलवायु लौटता है ना, लौटती हुई जलवायु के कारण क्या होता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में क्या होता है कि तमिलनाडु के तट पर अधिकतर क्या होता है, वर्षा होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया मैंने ये बोला कि अगर ऐसे आप ले लीजिए वार्षिक वर्षण के रूप में, तो मेघालय में कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। और चेरापूंजी जो आप चेरापूंजी मासीराम का नाम आपने सुना होगा, वहीं पे ये जो बारिश होती है ये सबसे मैक्सिमम फॉर्म में होती है। और जब यहाँ पे मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तो वही बारिश अगर हम राजस्थान में लेते हैं तो कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो आप देखिए कितना का फर्क है, 390 सेंटीमीटर का फर्क है। लेकिन अगर ये जो देशों में बारिश जो होती है ना, जो जिसको हम बरसात ऋतु बोलते हैं, ये जून और सितंबर के महीनों में बरसात ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ हिस्सों में जैसे कि तमिलनाडु के तट पर क्या होता है कि जब मौसम लौटती है ना, तो मौसम लौटते समय क्या होता है कि ये अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में तमिलनाडु के तट पर क्या होता है, बारिश हो जाती है, और केरल के तट पे भी बारिश होती है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे सामान्य रूप से जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, जैसे केरल हो गया, मुंबई हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब हमारे जो तटीय क्षेत्र है ना, ये तापमान में अंतर कम होता है। यहाँ पे आप मुंबई में चले जाइए, मुंबई क्या है, ये समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे होने के कारण क्या होता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो क्या होती है, इसमें नमी होता है, और नमी होने के कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ही कम पड़ती है, यानी कि सालों भर एक ही जैसी मौसम होती है। अब देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट की सामान्य रूप से जो तटीय क्षेत्र में तापमान में क्या होता है, कम अंतर होता है, और देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर क्या होता है, अधिक होता है। अब ले लेते हैं उत्तरी मैदान में क्या होता है, वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, और ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है। ओके, और घर हो गया, आपका खाना हो गया, वस्त्र, ये सब हमारे सब होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि राजस्थान में घरों की जो दीवार होती है वो मोटी तथा छत क्या चपटी होती है। दीवारें तो मोटी होती है क्योंकि आपको पता होगा जितना मोटा होगा उतना टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा, यानी कि ठंडी रूम रहेगी। और तराई क्षेत्रों में गोवा जैसे हो गया एवं मंगलौर में ढलान वाली छतें होती हैं क्योंकि बारिश होती रहती है यहाँ पे। और असम में प्राय क्या होता है, कुछ घर बांस एवं खंभों पर क्यों बने होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों बने होते हैं। क्योंकि देखिए असम में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश आते रहता है। ओके, बाढ़ आते रहती है वहाँ पे, बारिश के बाद छोड़िए बाढ़ आते रहता है, जिससे क्या होता है कि जान माल की वहाँ पे हानि होती है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं इसलिए बांस और खंभे की बनाते हैं ना, कि बार बार तो बाढ़ आनी ही है, जब भी आएगी तो अगर एक बार वो घर ढह जाएगा तो फिर से उसको बना लेंगे, तो उसमें खर्चा कम पड़ता है। अगर वो ज़्यादा अगर कॉस्ट लगा के किसी घर को बना लेते हैं और एक बार में आया कोई सुनामी, मान के चलिए कि कोई अर्थक्वेक किया गया जिसके कारण वो खत्म हो गया, तो उससे क्या होगा, दिक्कत आएगा फिर बनाने में। इसलिए यहाँ पे बांस के खंभों से बने होते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं अब हम यहाँ पे देखेंगे जलवायु नियंत्रण के बारे में। क्या देखेंगे, जलवायु नियंत्रण क्या होती है, हम इनके बारे में देखेंगे। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है, और वो कौन है, अक्षांश। अब इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जाके 6th क्लास का वीडियो देखो, उसके बाद ही
ये समझना। तुगंता जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चवाच लक्षण। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जलवायु को नियंत्रित करने वाला क्या है, 6 प्रमुख कारक है। कौन कौन से कारक है? पहला हमारा हो गया अक्षांश, दूसरा तुगंता जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं, तीसरा वायुदाब, चौथा पवन तंत्र, ओके, समुद्र से दूरी पांचवा, और छठा महासागरीय धाराएं। ये सब स्थिति के कारण क्या होता है कि जलवायु इनसी से नियंत्रित होती है तथा उच्चवाच लक्षण जो होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, पृथ्वी की गोलाई के कारण क्या होता है कि इससे प्राप्त सौर जो ऊर्जा की मात्रा है अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। पृथ्वी हमारी गोल है और गोल होने के कारण क्या होता है कि इनकी अलग अलग अक्षांशों पे क्या होता है, टेम्परेचर अलग अलग पड़ता है। क्या पड़ता है? टेम्परेचर अलग अलग होता है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः क्या होता है, घटते जाता है। क्या होता है? ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटते जाता है। और जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता घनता क्या होती है, कम होती है तथा तापमान घटने लगता है। अब जितनी ऊंचे जाओगे ना, जितना ऊपर, तो तापमान में क्या होता है, घटता है। क्यों? सघनता के कारण, क्योंकि वायुमंडल सघनता होते चला जाता है। अब देखोगे यहाँ पे कि किसी भी क्षेत्र की वायुदाब जो होती है, वायुदाब एवं पवन तंत्र क्या होता है, उस स्थान की अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की जो वायुदाब होती है या वहाँ की जो पवन तंत्र होते हैं वो क्या होता है, उनके अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। और इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है एवं समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? समकारी। जैसे जैसे ये समुद्र में दूरी बढ़ती है यह प्रभाव जो होता है कम होते जाता है। जैसे जैसे आप समुद्र में जाओगे वैसे वैसे कम पड़ते जाएगा और एवं लोग जो होंगे विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं और इस महाद्वीपीय अवस्था में गर्मी से बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। ओके, अब देखो मेरे मित्रों यहाँ पे ये महासागरीय धाराएं क्या है, तो महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। और उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र यहाँ गर्म या ठंडी धाराएं बहती है। अब हम अगर ये बात बोलें कि वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, वायु की दिशा क्या हो, समुद्र से तट की ओर हो, तब तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। क्या होगा? तब तट जो होगा गर्म या ठंडा हो जाएगा। अब देखो मेरे मित्रों यहाँ पे कि अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में क्या होता है, उच्चवाच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हमारे जलवायु निर्धारित करने में किसी चीज की महत्वपूर्ण होती है तो वो होता है उच्चवाच। ओके, अब देखो मेरे मित्रों यहाँ पे ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु से अवरोधित करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचे जो पर्वत हैं जो ठंडी होती हैं अथवा गर्म वायु के जो अवरोधित करते हैं, और यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। ओके, वहाँ पे वर्षा के कारण बन सकते हैं। पर्वत के जो पवन मुख ढाल होते हैं अपेक्षाकृत क्या होते हैं, सूखे होते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हमारी यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए क्या दे रहा है, भारत की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या कारक है। आखिरकार जो भारत की जलवायु है कैसे प्रभावित होती है, तो अभी आपने पढ़ा कौन कौन सा अक्षांश हो गया, तुगंता ऊंचाई हो गया, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चवाच जो होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहला है अक्षांश। क्या है पहला जो हमारा अक्षांश है? अब देख सकते हैं यहाँ पे कि कर्क वृत्त देश के मध्य भाग में, फिर आपको एक बात बता दूं, आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि आपका एक और चैनल है आयान स्टडी क्लासेस, इस पे भी आपको बहुत अलग यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी अलग अलग तरीके के आपको बहुत सारे नॉलेज यहाँ पे मिलेंगे। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो चैनल है कंपटीशन वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और भी सारे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो आप इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
जैसे कह रहा है कि कर्क जो है वो वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर क्या होती है, गुजरती है। ओके, फिर से मैं बता दूं कि ये जो चैनल है ये हिंदी माध्यम है। क्या है? हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम से इसे पढ़ाया जाता है। इस पे मैथ्स, जितने भी सोशल स्टडीज़ के जीके हो गए या कोई भी अदर मेन, जैसे कि कुछ नॉलेजेबल कुछ पॉइंट्स आपके जाएंगे। अलग अलग देशों के बारे में आपको मैं बताऊंगा इस चैनल पे। एक देश के बारे में छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही बेहतर ढंग से वो वीडियो को बनाया जाएगा। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सब्सक्राइब करने से आपको ही फ़ायदा होगा और भी अदर नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि दे रहा है क्या कि देश का लगभग आधा भाग क्या है, देश में बहुत सारे देश हैं, लेकिन देश का लगभग आधा भाग क्या है, कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। क्या है? कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आप अगर भारत को बनाते हैं ना, तो कर्क रेखा के दक्षिण में क्या है, भारत का अधिकतर भाग स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपको जब तक आप 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास नहीं पढ़िएगा ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो अब फिर 6 क्लास में नहीं न ले जाके हम पढ़ाएंगे। आप जाइए पाथफाइंडर क्लासेस पे ही आपके 6 क्लास की वीडियोस डले हुए हैं, 7 क्लास के क्लासेस भी हैं और 8 क्लास का भी क्लास है। तो आप जाकर पहले उन वीडियो को देख लीजिए, और आपको जब उसको देख लीजिएगा तो आपको ये जो चैप्टर है 9th क्लास का, ये कम्प्लीटली समझ में आने लगेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग जो है ना, वो उपोष्ण कटिबंध कहलाता है, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर। चलिए मैं पिक्चर ही दिखा दे रहा हूँ। इसमें पिक्चर नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूंगा, घबराइएगा। तो क्या दे रहा है कि जो कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित जो शेष भाग है, ये उपोष्ण कटिबंधीय है, और इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं क्या है, उपस्थित होती है। अब हमारा जो सेकंड है वो क्या है, ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। चलिए हम ऊंचाई के बारे में देखते हैं। जैसे कि दे रहा है मेरे मित्रों कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। क्या है? भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, और इसकी औसत जो ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर। और भारत की जो तटीय क्षेत्र भी विशाल है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। कल ही का वीडियो आप जाकर देखिए, इसका 3rd चैप्टर 9th क्लास के ज्योग्राफी का, उसमें पता चल जाएगा आपको कि हिमालय कहाँ पे कहाँ से जाता है और कितना दूरी है, इधर कितनी चौड़ाई है उत्तर में, यानी कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर में, इसकी सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। जहाँ अधिकतम ऊंचाई जो है लगभग 30 मीटर की है, और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से क्या करता है, ये रोकता है। और इन्हीं पर्वतों के कारण, क्या दे रहा है, इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। क्या पड़ती है? ठंड कम पड़ती है। अब देखिए मेरे मित्रों, क्या है यहाँ पे, वायु दाब एवं पवन के बारे में हमें पढ़ना है। और ये क्या होता है वायु दाब और पवन, तो चलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कि भारत में जो जलवायु तथा संबंधी मौसमी है, यानी कि भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी जो अवस्थाएं होती है, वो निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। अब ये क्या है, पहला पॉइंट आप देख सकते हो वायु दाब एवं धरातलीय जो पवन होती है। दूसरा आप देख सकते हो ऊपरी वायु और परिसंचरण। और लास्ट जो है आपका पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ओके, तो अब देखो मेरे मित्रों यहाँ पे कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी कि ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्रों में स्थित है। क्या है? ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्रों में स्थित है। और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है, और ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। कोरियालिस बल होता है, इसके कारण क्या होती है, दक्षिण की तरफ यानी कि विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद होगा आप इतना समझ चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोरियासिल बल, जो कोरियालिस बल है, ये क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्या दे रहा है मेरे मित्रों,
कोरियालिस बल। ओके, तो कोरियालिस बल होता क्या है पहले ये समझ लो। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो आभासी बल को हम क्या बोलते हैं, कोरियालिस बल बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न एक आभासी बल आता है, हम उसे ही कोरियालिस बल कहते हैं। और इस बल के कारण, यानी कि इस बल के कारण पवनें जो होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है, आपको देखने को मिलेगा आगे। और इसे हम फेरेल का नियम बोलते हैं, यानी कि कोरियालिस नियम के कारण। ठीक है, कोरियालिस जो बल के कारण जो ये हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है, इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, फेरेल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेरेल का नियम। ओके मेरे मित्रों, तो अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि वायु की जो वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। क्या है, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र क्या है, अद्वितीय है। और शीत ऋतु में, यानी कि जाड़ों के मौसम में, यानी कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। क्या होता है, हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। और इस क्षेत्र की जो ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर क्या होती है, बहती है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि जो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक जो एशिया है एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में कि जो आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के जो ऊपर जो होता है वो निम्न दाब क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। और इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है, वायु की जो दिशा होती है पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। और वायु जो है दक्षिण में हिंद महासागर एवं उच्च दाब वाले क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर क्या करती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती हुए और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। ओके, तो अब देखोगे मेरे मित्रों यहाँ पे ये जेट धाराएं क्या होती हैं। तो जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, ये होती है 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है। और इसलिए इन्हें हम उपोष्ण कटिबंधीय या पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम इसे, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हम कहते हैं। और भारत में ये जो जेट धाराएं हैं ये ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। क्या होती है, हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। और इसी पश्चिमी प्रवाह के दौरान देश के उत्तर एवं जो हमारे उत्तर पश्चिमी भाग होता है यहाँ पे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते रहते हैं। अब जेट धाराएं क्या होती है, तो ये एक ऐसी संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं हैं। ये पश्चिम की तरफ हवा बहती है और इसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटे की घंटा हो जाता है इसकी गति। और बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है और इसमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं होती है। ओके, चलिए मेरे मित्रों अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप देखो यहाँ पे ये हमारी किधर, ये दाहिनी तरफ जा रही है, सॉरी ये दाहिनी तरफ, हमारा दाहिनी इधर ही जाएगा ना, यानी उत्तर साइड में देखो ये हवाएं किधर जाती है, दाहिनी की तरफ जाती है। और यही जो हवाएं हैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश ये कर्क रेखा और ये आपका उधर जा रहा है। ओके, ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, इधर मकर रेखा आपका आएगा 22.5 डिग्री का। ये बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, ये भारत हमारा देश हो गया, यहाँ पे ये भारत देश हो गया। तिब्बत का पठार यहाँ पे ऊपर छत पे आता है उसके सर पे। यहाँ से ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर से क्या करे, सॉरी ये भूमध्य सागर, यहाँ पे स्वेज नहर ये जुड़ जाएगा जाके कि मेरे मित्रों। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तिब्बत का पठार तो आपको पता होगा, ये प्रशांत महासागर हो गया। ये हवाएं चल रही है इधर से इधर, ये इधर से इधर हवाएं आ रही है, उठ रही है, ऐसे जा रही है हवाएं, हिंद महासागर हो गया। ये विषुवतीय वृत्त का पिक्चर। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे मेरे मित्रों मानसूनी, भारतीय मानसून कैसी है, अब इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय मानसून किस प्रकार की। तो भारत की जलवायु जो है ना ये मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। क्या है,
जो भारत की जो जलवायु है ये मानसूनी पवनों से बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रभावित है। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट है, कैसे कह रहा है कि ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले जितने भी नाविकों ने सबसे पहले क्या किया, मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। जितने भी नाविक जो थे ना, जो बाहर से आया करते थे, भारत के बाहर से विदेशों से आया करते थे, तो जैसे ये भारत में पहुंचे तो ये क्या कर रहे थे कि पहले जो मानसून परिघटना थी उस पर ध्यान दिया करते थे। और पवन तंत्र की दिशा उलट जाने और उत्क्रम, जिसको उलट जाने को हम बोलते हैं, उत्क्रम के कारण उन्हें लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा में निर्भर थे। कहने का मतलब है कि एक होता है पवन तंत्र के द्वारा चला। अब देखना होगा कि जैसे ये नाव हो गई, ओके, अभी जो नाव होता है, ये जो नाव है, ये जो आपकी नाव है, ये नाव पे आप देखते हैं क्या कि ऐसे खंभा लगा रहता है और इस पे तिरपाल की तरह ऐसे लगे रहते हैं। ये क्या, वायु के द्वारा चलाया जाता है। तो जो नाविक थे इसी बात को ध्यान रखते हुए ना वो नाव लेकर चलते थे, पवन तंत्र को ध्यान देकर, ताकि जब वो चले तो पवन के ही क्षेत्र से क्या हो कि उनको चलने का लाभ मिले। अब कह रहे हैं कि अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दे दिया। क्या दे दिया, मानसून का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो मानसून का प्रभाव उस कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या हो गया, लगभग 20 डिग्री उत्तर में और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता था, जाता था 10 डिग्री बीच में रहता था। और मानसून जो थी ना, मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो पॉइंट है कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की जो वृद्धि प्रक्रिया के कारण भारत की स्थल पर भाग निम्न दाब उत्पन्न होने लगा। और हमारा अगला जो पॉइंट है आप देखिए यहाँ पे, मानसून का आगमन एवं वापसी, यानी कि मानसून जब आता है और जब जाके फिर वापस आता है, ओके, इसके बारे में देखना है। तो जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट कि व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। जो व्यापारिक पवनें हैं वो क्या है, नियमित नहीं है, मानसूनी पवनों के नियमित नहीं है। यानी कि व्यापारिक पवनों के विपरीत, अगर व्यापारिक पवनें जो हैं वो नियमित हैं, लेकिन मानसूनी पवनें जो है ये नियमित क्या है, नहीं है। लेकिन क्या हो गया कि स्पंदमान जो प्रकृति की होती है, उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रवाहित होती है। अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से लेकर 120 दिन के बीच होता है। क्या होता है, 100 से लेकर 120 दिन के बीच होता है। और इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होती है, हो जाती है, और लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। और इसे हम मानसून यानी कि फटना कहते हैं, इसे नहीं, बादल फट गया ऐसे हम बोलते हैं। और इससे मानसून क्या होता है, पूर्व बौछार के पृथक किया जा सकता है। और सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून क्या करता है कि भारतीय महाद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है और इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, यानी दक्षिण की तरफ से प्रवेश करता है। अब देखो स्टूडेंट, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा है। अरब सागर शाखा क्या है, लगभग 10 मिनट बाद 10 जून की, यानी कि 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। और यह जो है एक तीव्र यानी कि प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा में भी तीव्रता आगे की ओर बढ़ती है और यह जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। और ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कक्ष एवं देश के मध्य भागों में पहुंचती है। और अरब सागर जो शाखा है एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है और दिल्ली के सामान्यतः क्या करते हैं, दिल्ली के सामान्यतः मानसून जो दे रहा है। अब क्या है, ऋतु है। तो ऋतु क्या होती है, तो मानसूनी जलवायु की जो विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। क्या होता है, एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है। अगर हम बोलें कि विशेषकर देश के आंतरिक भाग में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है
और तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है और आप अपने क्षेत्रों के कितने प्रकार की ऋतुओं को अनुभव करते हैं यह बता सकते हैं। तो भारत में 4 प्रकार की ऋतु पहचानी जा सकती है। पहला है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के कारण मानसून के आगमन में वापसी आती है। ओके, बहुत सारे ऐसे देश हैं। अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो शीत ऋतु। अब ये क्या दे रहा है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होती है। ये शीत ऋतु जो क्या होती है मध्य नवंबर से क्या होती है स्टार्ट होती है और होकर फरवरी तक रहती है। और भारत के उत्तरी भाग में, भारत के किस भाग में, उत्तरी भाग में, आप देखो ये भारत है हमारा श्रीनगर, और ये देख सकते हो ये वायु चल रही है यानी कि मानसून कैसे जा रही है आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी कि इस एरिया में 15 जुलाई को मानसून आता है, इस एरिया में 1 जुलाई को मानसून आता है। अगर बिहार की बात बोले पटना यहाँ पे तो 10 जून से स्टार्ट होता है, और पता है आपको बिहार इधर पड़ता है तो जून इधर हो गया आपका, सितंबर तक ये चलता है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो सितंबर तक आपका चलते रहता है। चलिए ओके, तो समझ ही चुके होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम देखेंगे स्टूडेंट कि दिसंबर एवं जनवरी क्या दे रहा है, दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। यानी कि जो दिसंबर का महीना है और जनवरी का महीना ये सबसे अधिक ठंडा होता है। और तापमान जो है ना दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान में क्या होती है वृद्धि आती है। और पूर्वी तट पर चेन्नई का औसतन तापमान क्या होता है 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और वही 25 यानी कि 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है चेन्नई का तापमान। जबकि उत्तरी मैदान में यही 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो आप देख सकते हो कि एक ही देश में ये टेम्परेचर क्या है अलग अलग बना है। दिन गर्म एवं रातें ठंडी होती है, और उत्तर में तुषारपात सामान्यता है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर क्या होता है हिमपात होता है। क्या होता है हिमपात। अगर हम ये बात बोलें स्टूडेंट कि इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, क्या होता है इस ऋतु में यानी कि शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें आती है और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, स्थल से समुद्र की ओर जाती है, और इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होती है। और इन पवनों के कारण ये क्या होता है समुद्र की ओर पहुंचती है तो शुष्क होता है। अगर ये समुद्र से उठकर स्थल की तरफ आती तो क्या होता है शुष्क न होकर वहां पे नमी होता। और इस पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र के स्थल की ओर बहती है, क्योंकि वहां पर स्थल पड़ता है तमिलनाडु के तट पर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि दे रहा है कि देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बना जाता है। क्या बनता है, देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र के बाहर की ओर प्रवाहित होती है, और उच्च वाद से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम गंगा घाटी में बहती है। और सामान्यतः क्या होता है ये मौसम जो है आसमान, इस मौसम में आसमान साफ हो जाता है, तापमान तथा आर्द्रता कम हो जाती है, पवनें स्थिर हो जाती है तथा परिवर्तित होती है। ओके स्टूडेंट, इतना ये आप समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। जैसे दे रहा है कि शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम से ये चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह यानी कि विशेष लक्षण है, और यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। अगर हम ये बात बोल दें कि पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है, और इसके कारण शीतकाल में मैदानों में क्या होता है वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात हो जाता है, और उसी समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्या होता है, और जिसकी हिमपात होती है और जिसकी उस समय क्या होता है बहुत अधिक आवश्यकता होती है वहां पे। और यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर हम महावट कहा जाता है। ओके, अब लेते हैं कि लेकिन रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्या, ये सब जो महावट है शीतकाल जो है ये रबी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, क्या होती है, प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, और समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु क्या है। तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण वायुमंडलीय तापपट्टी उत्तर की तरफ खिसकता है, और मार्च से मई में क्या होता है, मार्च से मई तक
भारत में ग्रीष्म ऋतु ही ग्रीष्म ऋतु होती है। ओके, ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों के मार्च एवं मई में, यानी कि जो गर्मी का माहौल है, मैं आपको 6 क्लास में बहुत ही अच्छे से ये वीडियो में बनाया हूँ तापमान पे, तो आप जाकर फिर एक बार उस वीडियो को देख लो। आप जाकर पृथ्वी की गति चैप्टर है, उसमें मैंने कुछ हटके पढ़ाया है, यानी केवल उसमें पृथ्वी की गति के बारे में मैं नहीं पढ़ाया, मैं उसमें कैसे गर्मी आता है, सूर्य कैसे आता जाता है, पृथ्वी के किस किस पार्ट को डायरेक्टली फॉल करता है उसकी किरण, ये सब मैंने आपको बताया है उसमें। लेकिन आप जाके पहले उस वीडियो को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में जरूर आएगा। ओके, अब जैसे कि देख सकते हैं कि तापमान को देखकर लगाया जा सकता है ये सब बातें। अब मार्च के जो दक्कन का पठार का जो उच्च तापमान होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और अप्रैल के मध्य में गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, और देश के उत्तर पश्चिम भागों में क्या होता है कि तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम ये बात बोलें कि देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है, तथा वायु दाब में क्या हो जाती है, कमी होती है, और मई के अंत में उत्तर पश्चिम और थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना, छोटानागपुर पठार तक के कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और पवन का पश्चिमी तरन ये क्या होता है, गर्त चारों ओर फैल जाता है। आपने लू के बारे में सुना होगा कि बहुत ही ज्यादा लू बहती है, तो ये हमारी लू जो है ये गर्म यानी ग्रीष्म काल की हवाएं होती हैं। ओके, अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या कि बैसाख के महीनों में होने वाले जो पश्चिम बंगाल में होती है इसे काल बैसाख बोलते हैं। और वर्षा ऋतु और मनसा ऋतु क्या हो आगमन कब होता है, तो देखो जून के आरंभ में क्या होता है, उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहने लगती है, और इससे क्या होता है कि वहाँ पे वर्षा ऋतु आ जाती है। मानसून यहाँ पे देख सकते हो, ये मानसून का पिक्चर है, यहाँ पे देखो कैसे कब मानसून कब आता है और लौटता कब है। तो देखो यहाँ पे ये तो 1 सितंबर, ये अक्टूबर, लौटते हुए चेन्नई तमिलनाडु के तट पर बारिश होगा यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मानसून की वापसी, यानी कि मानसून की वापसी कैसे होती है। परिवर्तनीय मौसम बोलते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान क्या होता है मेरे मित्रों कि दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण क्या होता है, मानसून गर्त, निम्न दाब वाला जो गर्त है वो उत्तरी मैदान के ऊपर स्थिर हो जाता है। क्या होता है, स्थिर हो जाता है, और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अब हम देखेंगे अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है, और अक्टूबर एवं नवंबर का महीना जो है गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। ओके, और ये देखिए मानसून की जो वापसी होती है ये आसमान साफ तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है, और दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, और उच्च ताप और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम क्या होता है, अहाय होता है, और सामान्यतः क्वार की उमस के कारण अक्टूबर और उत्तरी गोलार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। ओके, अब ये है भारत की जो मौसमी वर्षा का काल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कि जैसे ये कलर होगा तो 400 से अधिक की बरसात, तो आप देखो यहाँ पे 400 से अधिक की बरसात हो रही है। इस कलर को देख के तुम यहाँ पे पहचान सकते हो कि भारत में कौन कितनी बारिश और कहाँ पे क्या बारिश होती है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है हमारा वार्षिक वर्षा कहाँ कहाँ पे कितना होता है, ये आप यहाँ से पिक्चर को देख सकते हो। ओके, डिवास्टेटेड बाय द डेल्यूज के द्वारा जो हुआ है यहाँ पे, और मानसून एकता का परिचरण ये कुछ है नहीं। ओके, तो आपने स्टूडेंट क्या देखा कि ये जो चैप्टर था ये जलवायु था। ओके, और ये जो जलवायु चैप्टर है ना, ये चैप्टर ये तो कंप्लीट एक चैप्टर था आपको इसी चैनल पे पाथफाइंडर क्लासेस पे, और इसके साथ साथ अयान स्टडी क्लासेस पे, ये भी आप ही का चैनल है, इसी ग्रुप का चैनल है, और इस दोनों चैनल पे यानी कि पाथफाइंडर क्लासेस पे और अयान स्टडी क्लासेस पे
ये दोनों चैनल आप दोनों को पहले तो सब्सक्राइब है ही, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो चैनल है इस पे आपको सारी वीडियोस इस पे भी मिलेगी, छोटी छोटी जितनी भी वीडियोस होगी, 10-10 मिनट का वीडियो या 15 मिनट का वीडियोस होगा, लेकिन वो जो वीडियोस होगा ना आपके चैप्टर का एक संक्षेप विवरण होगा उसमें। ओके, एक बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा उसमें नॉलेज देने की कोशिश की जाएगी। ये दोनों चैनल आपका स्टडी लेवल का ही है। ओके, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।